नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और हर खबर पर देंगे हमारे सहयोगी अपडेट। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर मेयर के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। भले ही 2.5 महीने बाद साफ हुआ, लेकिन अब क्लियर हो गया है मेयर का चुनाव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी पूजा झा। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मेयर चुनाव में नामित सदस्य यानी कि एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली, क्योंकि पार्टी लगातार एल्डरमैन द्वारा वोटिंग का विरोध कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में संबंध में आप की मेयर कैंडिडेट चार्ली ओब्रॉय ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में मनोनीत सदस्य को मेयर के चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए मांग की गई थी। साथ ही ओब्रॉय की याचिका में दिल्ली नगर निगम के सदस्य सदन के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी को भी हटाने की मांग की गई थी। मामले में सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। तब बेंच ने कहा था मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का आभार जताया और साथ ही कोर्ट के इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया, जिसके बाद अब दिल्ली की MCD को 2.5 महीने बाद उसका मेयर मिलेगा। अब देखना होगा कि मेयर चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा था और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक अहम मीटिंग बुलाई, बैठक की। बैठक में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के सिंधे जो लोगो था उसको सिंधे गुट को दिए जाने के बाद आज अहम बैठक वहाँ मुंबई में की गई थी। जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से जो लोगो था उसे जो है गली गली में लोगों से कहा जाएगा। जिस तरीके से सिंधे गुट को आज लोगो जो मिला गया शिवसेना का, तो उसको देखते हुए अहम यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था अपने सभी कार्यकर्ताओं से गली गली जाएं। और जिस तरीके से जो शिवसेना का जो लोगो था वो चोरी का जो आरोप लगाया गया और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो चोरी हो गया है लोगो, तो उसको देखते हुए आज तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्ता की गई थी और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो चुनाव आयोग की ओर से जो शिवसेना का जो लोगो था जो सिंधिया गुट को दिया गया, तो उसको देखते हुए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ यही मुद्दे लिखे गए हैं कि जिस तरीके से जो है चोरी होने का भी इसमें जो है पूरी तरह चोरी बताया जा रहा है, लोगों की चोरी हो गया शिवसेना का लोगो। लेकिन उसके बाद अपने शिवसेना सिंधिया गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो जानकारी अपने गली गली में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सारी लोगों को जो है बताई जाए, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने साफ कर दिया कि जो लोगो था वो चोरी हो गया था, तो उसको देखते हुए आज चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का जो लोगो था वो सिंधिया गुट को दे दिया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। निक्की यादव मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है खुलासा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। निक्की हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2020 में निक्की और साहिल की शादी हो चुकी थी, यानी कि वो लिव इन पार्टनर नहीं थे बल्कि पति पत्नी थे। ये खुलासा खुद दिल्ली पुलिस ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज में उनकी ये शादी हुई थी, जिसके तमाम कागजात जो थे पुलिस ने अपने पास ले लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि निक्की की जब हत्या की गई थी ये पहले से पूरा प्लान था और इन सब की चैटिंग जो है वो साहिल अपने 2 भाई 2 दोस्त के साथ किया जा रहा था। इसमें खुद साहिल के पिता भी इस हत्याकांड में मौजूद थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पहले से प्लान बना लिया था कि किस तरीके से हत्या करके लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाना है। लेकिन इस बीच उनको कहीं भी लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद से जो है वो सीधे ढाबा गए और ढाबा में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर साहिल ने लाश को ठिकाने लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि निक्की के पिता को इन सब का कोई भी अंदेशा नहीं था। निक्की की माँ ये भी कह रही थी कि लड़की खुश थी, लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अब मुझे उस लड़के को फांसी की सजा दिलानी है। और आपको बता दें कि फिलहाल 3 दिन के रिमांड पे ये पांचों है। अब पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। खबर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि से जुड़ी है और इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन। संयुक्त राष्ट्र की में भारत की रुचिका कावेज को 62वां सत्र का अध्यक्ष बनाया गया। जिस तरीके से रुचिका कावेज जो है काफ़ी दिनों से मेहनत लग रही थी, वहीं सत्र की बात की जाए तो सत्र का जो 62वां अध्यक्ष है उन्हें जो है प्रतिनिधि जो है यहाँ पर बनाया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रुचिका कावेज जो है 62वें सत्र की अध्यक्ष बनाई गई है, तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ पर मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही नॉर्थ में मैसिडोनिक्स जॉन डोमिनिक गणराज्य में कॉलर मेरिया कॉलर्स और थम्स लेमर के
को 62वें सत्र का उपाध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले सामाजिक विकास आयोग ने अपने 61वें सत्र के अंतिम दिन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद को 4 मसौदा प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था, जिनमें मसौदा प्रस्ताव के सर्वसम्मति से अपनाया जाना है। उनमें से असमर्थताओं को दूर करने के लिए पूर्ण रोजगार सृजित करना और कोविड-19 महामारी के बाद सामान्य स्थिति वाली पर जोर देने में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की भारत की रुचिका को जो इस तरीके से आज 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया तो उसको देखते हुए उन्होंने भारत का धन्यवाद कहा है कि जिस तरीके से मुझे जो है दोबारा जो है यहाँ पर 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया। महामारी को देखते हुए महामारी को देखते हुए कोविड-19 की जो वैक्सीन को लेकर चल रहा था तो उसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ओर से रुचिका कावरो का जो है 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर रहे। दौरे के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी बबूंदर यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जिले में शामिल हुए। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम जो कि बस्ती जिले के राजभवन बस्ती में राजा ऐश्वर्य राज के पुत्र के मुंडन संस्कार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां पर बच्चे को आशीर्वाद दिए। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के जिस तरह माना जा रहा है कि राजा ऐश्वर्य राज जो कि बस्ती जिले के राजा है और राजभवन में इस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके राजा ऐश्वर्य राज के पुत्र के मुंडन संस्कार में शामिल होकर उन पुत्र को आशीर्वाद दिए और उसके बाद कार्यक्रम के बाद उन्होंने लखनऊ के लिए रवाना हुए। झारखंड में नए कृषि विधेयक को लेकर कारोबारियों में आक्रोश से और अनिश्चितकालीन के लिए बंदी का ऐलान कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड सरकार की तरफ से कृषि कर के रूप में 2% लगाए जाने के बाद से राज्य में व्यवसायियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है व्यवसायियों ने, उसका सीधा सीधा असर मंडियों पर भी दिखाई पड़ रहा है और अब आने वाले समय में आम जनता को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से सरकार ने 2% कर लगाया था और उसके बाद से जो परिस्थितियाँ बनी थी उसमें काफ़ी विरोध भी हुआ था सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। इसके बावजूद सरकार की तरफ से 2% कर लाने का विधेयक विधानसभा से पारित कराया गया और इसके बाद से गवर्नर हाउस से उसे पारित करा लिया गया। इस बीच में कहीं ना कहीं व्यवसायियों की तरफ से कोशिश की गई थी कि इस कर को वापस लिया जाए और इसी का विरोध उन्होंने तेजी से किया था। अब जाकर जब लंबे समय बीत जाने के बाद से सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं की गई, तब जाकर साफ तौर पे कहा है कि व्यवसायियों ने कि अब अनिश्चितकालीन बंद करके कहीं ना कहीं मंडियों में अब आवक रोका जा सकता है। और जिस तरीके से राज्य सरकार की बात की जाए तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ भी बातचीत हुई है और राज्य में जिस तरीके से हालात थे उसमें व्यवसायियों का आंदोलन भी तेज होता जा रहा था। ऐसे में कई चीज़ें एक साथ चल रही थी। कहीं ना कहीं व्यवसायियों के मांगों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। मंडियों में बाहर से आने वाले अनाज नहीं पहुँच पा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपूर्ति व्यवस्था भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऐसे में राज्य के लोगों को एक बार कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आने वाले समय में महंगाई की मार और बढ़ सकती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में किस तरह चीतों का कुनबा बढ़ रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। भारत में चीतों को फिर से बसाने के इतिहास में नया अध्याय शनिवार को जुड़ गया। बता दें कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ठीक 5 महीने पहले 8 चीते छोड़े गए थे। उसके बाद शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और उन्हें नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने एक चीते को छोड़ा, वन अफसरों ने लगातार चीतों को छोड़ा। वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पीएम मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, यह उनका विजन था। आज चीतों की संख्या मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 20 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक करार हुआ है। उस करार में कहा गया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे से चीते की अदला बदली करेंगे। दक्षिण अफ्रीका अगले 8 से 10 सालों तक 10 से 12 चीते हर वर्ष भारत को सौंपेगा। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद। महाशिवरात्रि के मौके पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान मोतिहारी के क्या हाल रहे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। उत्तर बिहार के अरे राज मंदिर में लाखों श्रद्धालु की भीड़ पड़ी हुई है। वहीं हर जगह, हर शहर देहात में लोग घर से निकलकर जल अर्पण करने के लिए लाखों में तादाद है। आइए मैं आपको अभी दृश्य दिखा रहा हूँ। आजाद नगर में एक मूर्ति
एक मंदिर की स्थापना है। जो इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर करीब करीब 10 फीट नीचे थी, लेकिन यहाँ के जनता द्वारा इसको मिस्त्री को बुलाकर इसको ऊपर कराकर यहाँ भव्य मंदिर बना गया। यहाँ लाखों श्रद्धालु सुबह से ही लाइन में कतार में लगकर हर जगह जल अर्पित कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा हर जगह पुलिस की तैनाती की है। वहीं अरेराज मंदिर में सुबह 1 बजे से पट खोल दिया गया, जहां श्रद्धालु अपने जल को अर्पण कर महादेव का जयकारा लगाकर नारे लगा रहे हैं। वहीं हर जगह बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। आपको मैं बता दूं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहे पर, हर मंदिर में महिला पुलिस और पुलिस को तैनाती की है ताकि कोई बड़ी घटना न घटे। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के एक मंदिर में रुद्राभिषेक किया उन्होंने, और इस खबर की पूरी पड़ताल की हमारे सहयोगी आशीष शाही ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है। आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गौशाले में जाते हैं, उसके बाद रुद्राभिषेक करते हैं विधि विधान के साथ, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए हैं। वहीं पर पूजा अर्चना की है, वहीं पर रुद्राभिषेक किए हैं, और उसके बाद गोरखपुर के जितने भी शिव प्राचीन मंदिर है, चाहे महादेव झारखंडी हो जाए, चाहे जितना भी प्राचीन मंदिर, वहां पे जाकर रुद्राभिषेक के साथ साथ सब जगह जल चढ़ाया है। तो ये कहा जाता है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं तो 2 रूप में नजर आते हैं। वही पूजा अर्चना करते हैं तो एक महंत के रूप में नजर आते हैं, तो जब जनता की फरियाद सुनते हैं तो प्रदेश के मुखिया के रूप में नजर आते हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा दिन भोले बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना में ही रहा। आशीष शाही, गोरखपुर। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा हरिद्वार में भी देखने को मिली है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी विकास चौहान ने। महाशिवरात्रि का पर्व, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। वो पर्व जब भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शिव का जो विवाह आज के दिन माँ पार्वती के साथ हुआ था, और इस समय हम मौजूद हैं शिव की नगरी कनखल में, जहाँ दक्ष प्रजापति जो राजा थे उनकी जो उपनगरी है कनखल, वहाँ पर भगवान शिव का जो ये मंदिर है, कहा जाता है ये मंदिर जो इतिहास है मंदिरों का या भारत का, वो उसमें सबसे पहला ये शिवलिंग है। और इसकी पूजा आराधना करने से, इस पर बेलपत्र चढ़ाने से, पंचामृत से इसकी पूजा करने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सुबह तड़के से यहाँ पर अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लंबी लाइनों में यहाँ पर आ रहे हैं, और भगवान को बेलपत्र, गंगा जल और जो पंचामृत है उससे यहाँ पर उसका अभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं भगवान से मांग रहे हैं। वहीं पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। पुलिस की खासी व्यवस्था है, सभी लोग को व्यवस्थाओं के अनुसार ही यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान। और जौनपुर के शिवालयों में भी शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। शिव की ज्योति से वो नूर मिलता है, सबको दिलों में सुरूर मिलता है। जो भी आता भोलेनाथ के द्वार उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इस वक्त इंडिया वॉइस की टीम जो है जौनपुर के गोपेश्वर धाम मंदिर पर है, जो कि सागन क्षेत्र में मंदिर पड़ती है। तो हमारे साथ शिव भक्त भी मौजूद हैं। आज जानेंगे महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर किस तरह से उत्साह। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम शीतल प्रसाद अग्रवाल है। और शीतल जी, ये बताइए कैसा उत्साह है? तो आज बहुत मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना आज पूरा हो रहा है। मैंने संकल्प लिया था कि इस शिवरात्रि के पहले पहले बाबा को जलाभिषेक हो जाए, और बाबा ने 1 साल तक बहुत तपस्या की मेरे इस कार्य में, और उनको कहीं भी जलाभिषेक नहीं हो पाया। उनको एक छोटे से कमरे में बंद करके उनकी पूजा अर्चना होती रही। लेकिन आज वो सौभाग्यशाली क्षण आ गया जो विगत 10 फरवरी को जिनका पूजन अर्चन शुरू हो गया। और आज महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही बड़ा मेरे को सुख शांति मिली इससे, कि आज हमारी सागन की नगर की जनता अपने बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर पा रही है और जलाभिषेक कर रही है। जौनपुर के तमाम शिवालय जैसे तिलोचन महादेव हुआ, सुजानगंज हुआ, और सागन के गोपेश्वर धाम मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। कहा जाए भक्तों की सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है। इसके विषय में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी, मेरी अवस्था 14 वर्ष की थी जब वो दिवंगत हो गए, और उसके बाद उन्होंने सन 77 में वो दिवंगत हुए। सन 76 में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन स्वास्थ्य के वजह से ये 77 में कार्य रुक गया। 78 में मेरे ताऊ जी, मतलब मेरे पिताजी से जो बड़े भाई थे,
उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया। उनका नाम स्वर्गीय लालचंद जी भावसिंका था, मेरे पिताजी का नाम श्री मोतीलाल जी भावसिंका था। वो लोग भी 4 भाई थे, सबसे बड़े लालचंद जी थे, दूसरे नंबर पे मोतीलाल जी थे, तीसरे नंबर पे राम निरंजन जी थे, चौथे नंबर पे हरिनारायण जी। ये सब उन्हीं पूर्वजों का आशीर्वाद और संकल्प का प्रतिफल है जो मैं इस कार्य को भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से कर सका। और भी कुछ शिव भक्त उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आज आप बाबा के दरबार में हैं, तो क्या क्या मनोकामना रहेगी आपकी? मनोकामना यही रहेगी भाई, हर हर महादेव। शिवरात्रि के पर्व को देखा जाता है, बाबा का जलाभिषेक होता है, कहा जाता है सारी मनोकामना पूरी होती है। कैसे कैसे उत्साह को देख रहे हैं आप? अच्छी तरह से उत्सव चल रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। और बिल्कुल आपको कैमरामैन से कहना अंदर की तस्वीर दिखाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भोलेनाथ के दरबार में जो है सुबह से ही भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं और भक्तों की भीड़ लगी हुई है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी जो है बाबा के दरबार में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है। और जौनपुर के तिलोचन महादेव हुआ, चाहे सुजानगंज हुआ, चाहे गोपेश्वर धाम हुआ, सुबह से ही भक्तों के एक तांता लगा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवरात्रि महापर्व है, जो महापर्व को देखते हुए जो है लोग अपने हाथों में जलाभिषेक करने के लिए बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। और कहा जाता है कि बाबा सभी की मनोकामना पूरा करते हैं। आज जो है शिव महाशिवरात्रि है। और भी कुछ युवा भक्त हैं। भैया, क्या नाम है आपका? प्रियांक अग्रवाल। और ये बताओ, आज महाशिवरात्रि है, जलाभिषेक करने के लिए आए, क्या लगता है बाबा कितना उत्साह है आपका? बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़। यहाँ फिलहाल अब दोपहर हो गया तो थोड़ा सा कम भी हो गया है, क्योंकि अभी तो सुबह में मैं आया था, सुबह में तो काफ़ी और भीड़ थी यहाँ। और बिल्कुल जो है बाबा के दरबार में जो है भक्त जो है हाजिर लगाने पहुंचे हैं। आज जो है जौनपुर में शिव बारात भी जो है जगह जगह और निकलेगी। कहा जाए बाबा के दरबार में हाजिर लगाने के बाद सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में भी शिव भक्तों की आस्था देखने को मिली है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर ने। केरेसर स्थित महादेव के मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन तकरीबन 12 बजे रात से लग गई थी और जो जलाभिषेक शुरू हुआ वो तकरीबन सुबह 3 बजे से शुरू हुआ। आपको बता दें, केरेश्वर मंदिर की मान्यता इसलिए कि स्वयं भगवान बलराम और कृष्ण ने केरेश्वर में जो महादेव की जो वो मूर्ति है उसको स्थापित किया और महादेव को स्थापित किया, तभी से मान्यता चली आ रही है। और जनपद की बात करें तो जनपद से तो लाखों श्रद्धालु यहाँ आते ही हैं हर वर्ष, लेकिन जनपद के अलावा जो आसपास के जनपद हैं जिनकी बात करें, हाथरस हो गया या बुलंदशहर हो गया, यहाँ से भी तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो केरेश्वर मंदिर है, यहाँ पर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की मंशा को देखते हुए और उनकी संख्या को देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए थे और कई जगह बैरिकेडिंग की थी, ताकि इस शहर में जो श्रद्धालु कांवड़ लेके जो आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। इतना ही नहीं, पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए अलग से बोरे बिछाए गए थे रोड पे और पुष्प भी बिछाए गए थे, ताकि वो आराम से खड़े हो पाएं और जल्दी से जल्दी अपने आराध्य को, अपने भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकें। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम के कपाट के खुलने की तिथि आज तय हो चुकी है। महाशिवरात्रि पर आज सुबह कह सकते हैं कि विधि विधान के साथ जो पंचांग गणना होती है वो प्रमुख गद्दी स्थल पर शुरू हो चुकी थी। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 6 माह का जो शीतकाल का जो पीरियड रहता है, जिस दौरान कपाट बंद रहते हैं, उसके बाद अब ग्रीष्मकाल के लिए जो यात्रा सीजन होता है उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। 21 अप्रैल को ये कह सकते हैं कि जो यात्रा प्रारंभ होगी, डोली की जो यात्रा होती है वो 21 अप्रैल को प्रारंभ होगी और 25 अप्रैल को केदारनाथ पर पहुँचकर सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार चुनौतियाँ बहुत सारी होंगी केदारनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि पिछले तौर के जो अनुभव रहे हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया कराना सरकार के लिए चुनौती होगा, लेकिन फिर भी बाबा की इस यात्रा में श्रद्धालुओं के मन में जोश की कोई कमी नहीं होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल जाएंगे। कैमरामैन नसुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। वह उत्तर प्रदेश में सीतापुर के नैमिषारण्य में भगवान शिव का एक विशेष कुंड है। कुंड की क्या खासियत है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। तालियों की बात हो और सीतापुर के रुद्रावर्त तीर्थ का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि सीतापुर के नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर स्थित रुद्रावर्त तीर्थ अपने आप में एक अद्भुत तीर्थ है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप कर बेलपत्र और फल अर्पण करने से शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं और वो
बेलपत्र और फल कुंड के भीतर समा जाता है। आपको बता दें कि नैमिषारण्य क्षेत्र में एक रुद्रावर तीर्थ है, जहां पर एक कुंड स्थापित है गोमती नदी की तलहटी में, जहां पर कहते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव का लिंग स्थापित है और जो गोमती नदी के भीतर समाया हुआ है। आपको बता दें, जब यहाँ पर भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और फल और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ पहुँचे श्रद्धालु इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और इसकी चर्चा देश विदेश तक है कि सीतापुर की नैमिषारण्य क्षेत्र में एक रुद्रावर तीर्थ है, जहाँ पर आप जब ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और बेलपत्र या फल अर्पित करेंगे तो शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये ऐसी एक मान्यता है और वहाँ पे ये देखा जाता है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर वहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे और शिव को, अदृश्य शिव को फल और बेलपत्र अर्पण किए। आपको ये भी बता दें कि जब आप उस कुंड में दूध अर्पित करेंगे तो वो दूध जल में ना मिलकर वो कुंड की तलहटी में चला जाता है और इस आश्चर्यचकित चमत्कार को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं और शिव का नाम जपने लगते हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। और उधर रायबरेली में सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राजू तिवारी ने। हरपालपुर से बारात जा रही थी, पसदेवरा थाना क्षेत्र पहुंची थी ही रास्ते में सामने से आ रही गन्ने लदी ट्रैक्टर ट्राली में आपस में भिड़ंत हुई, जो कि दूल्हा समेत 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें उसमें 3 लोग अन्य घायल हैं, जिन्हें हरदोई जिला अस्पताल से फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया है। फर्रुखाबाद में उनका इलाज चल रहा है, जिनकी हालत अभी नाजुक है। आपको बता दें सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों मौके पर पहुंचे हैं और जो परिजन हैं उनको सांत्वना दिलाई है। और आपको बता दें इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया है और उन्हें दुख जताया है। आपको बता दें और अच्छे इलाज के लिए उन्होंने आदेश भी दिया है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर सड़क हादसों में काफी इजाफा हुआ है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राजू तिवारी ने। जिले में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और लोगों की जान लगातार सड़क हादसे में जा रही है। हालांकि सड़क हादसे में खामी लाने के लिए प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा माह व सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों को जानकारी दी जाए, ट्रैफिक रूलों को लोगों को बताया जाए। सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए ये अहम होता है कि किस तरह से सड़क के नियम और कानून कायदे होते हैं। बात करें रायबरेली जिले की, तो यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के दरमियान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी गई थी। और वहीं पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी के द्वारा लगातार लोगों के चालान भी काटे गए थे जो बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चल रहे थे, और उनसे अपील भी की गई थी कि वो सड़क के नियमों का पालन करें। लेकिन इसका असर अभी भी नहीं दिख रहा है। सड़कों पर लोग बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए 4 पहिया वाहन चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र का आया है, जहां 2 पहिया वाहन से जा रहे पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई व उसके पिता को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो सड़क हादसों में लगातार सिलसिला जारी है और लगातार सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। बार एसोसिएशन काउंसिल के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतरा। देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही नामांकनों का दौर भी शुरू हो चुका था। स्क्रूटनी के बाद ये समझा जा सकता है कि अध्यक्ष पद पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव काफी दिलचस्प और रोचक होते हैं, क्योंकि सीधे निगाह हाईकोर्ट के जजों की भी चुनाव पर रहती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर है। और इस बार ये समझा जा सकता है कि अध्यक्ष का पद हो या सचिव का पद हो, दोनों पर ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में डटे हुए हैं।
और सचिव पद पर 10 से 11 उम्मीदवार यहाँ पर डटे हुए हैं। ऐसे में जब 27 फरवरी को इस बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान होगा तो वहाँ पर माहौल बड़ा गर्मागर्म हुआ रहने वाला होगा, दिलचस्प होगा। अगले दिन यानी 28 फरवरी को मतगणना होगी और तब जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि इस बार देहरादून बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है। लेकिन इतना समझा जा सकता है कि देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।